हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज को मिले और उनसे एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। हर शनिवार हम सुबह 11 बजे हमारे एपिसोड्स लेकर आते हैं और आज हमारा 58वां एपिसोड है। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, आपको ढेर सारे एक्शनेबल और इंसाइटफुल आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मिथ है तो वो ये है कि हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेना ज़रूरी है। आज के हमारे गेस्ट आपके साथ इंडेक्स इन्वेस्टिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जहां रिस्क कम है और रिटर्न्स हाई है। और गेस्ट फॉर टुडे इज़ अ सीए एंड एमबीए। ये पिछले 18 साल से इक्विटी मार्केट्स में काम कर रहे हैं। एबीएन एमरो और हरिभक्ति ग्रुप जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं और फिलहाल ये फिन आइडियाज़ जो कि सूरत में स्थित एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसके को फाउंडर है। मार्केट्स के अलावा इन्हें बैडमिंटन, ट्रैवलिंग, डांसिंग और सिंगिंग का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं उदित तलेरा जी का। तो उदित जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अपूर्वा, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे शो पर आए और हमारे लिए समय निकाल के हमारे साथ ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी आपसे पहले एक बार देखी है, हम एल्गो कन्वेंशन में मिले थे और वहाँ आपने ये प्रेजेंट की थी। तो इट इज़ वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी प्रॉफिटेबल एंड येट सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर एनीवन टू फॉलो। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। ये स्ट्रैटेजी ज़रूर हमारे इन्वेस्टर्स को भी काम में आएगी। लेकिन उसके पहले कि हम ये स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, हम आपके बारे में बात करते हैं। कैसे आप स्टॉक मार्केट्स में आए? आप 18 साल से इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए हैं और सीए और एमबीए दोनों करने के बाद भी आपने प्रैक्टिस आपने नहीं की और डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स में ही आ गए। तो हाउ डिड दिस हैपन? अपूर्वा, एक्चुअली जब मैं सीए मेरा कर रहा था तो वी वर प्रिटी मच लुकिंग इनटू फिनेंस। तो दैट पॉइंट इन टाइम हम लोग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आई जॉइंड एबीएन एमरो सिक्योरिटीज़, राइट। सो एट दैट पॉइंट टाइम वी वर द लार्जेस्ट प्राइमरी डीलर। प्राइमरी प्लेसमेंट जितना होता था कॉर्पोरेट डेट्स का, उसके वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेसमेंट ये टीम थे। एंड वी एज अ टीम वी अराउंड 17-18 पीपल। और हम लोग उस समय में भी मोर देन 15-20,000 करोड़ का हम लोग प्लेसमेंट उसमें करवाते थे, राइट। सो वहाँ पे जब हम लोग को इंसाइट मिला तो दैट इंसाइट हेल्प्ड अस कि भाई मेरे को कैरियर जो बनाना था, दैट गेव मी अ बूस्ट कि भाई कैरियर अपने को इक्विटी मार्केट स्टॉक्स में बनाना है। वो समय था जब तक डेरिवेटिव्स इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे, राइट। उस समय हम लोग डेरिवेटिव्स में काम कर रहे थे, ऑप्शंस में काम कर रहे थे। पोस्ट 2004 जब हम लोगों ने चालू किया, उसके बाद में वी हैव सीन 3 सर्किट्स मार्केट के अंदर। वी हैव सीन डबल सर्किट इन द मार्केट, वी हैव सीन ऊपर का सर्किट इन द मार्केट। सो ऑल दीज थिंग्स वी रियलाइज कि अभी अपने को एक फिनोमिना हो गया है कि मार्केट तो कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहते हैं। बट हमने ये समझा है, जिन्होंने 2008 देखा है, जिन्होंने 2006-4 देखा है, या जिन्होंने भी कोरोना का एक्सपीरियंस लिया है, यू विल रियलाइज कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट गेट्स कि इक्विटी मार्केट में पैसा डेफिनेटली बन जाता है, नुकसान नहीं किया तो। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो दिस इज व्हाट वी केम अप विद कि भैया अपने को प्रोटेक्शन के साथ में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दैट और मतलब ये धीरे धीरे हमारा कंपनी का मोटिव बन गया। इन सिंस 2016, उससे पहले हम लोग भी कई तरह से इक्विटी के अंदर मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे। बट लेटली वी रियलाइज कि जो भी इन्वेस्टर रिलायंस ले लो या टाटा स्टील बेच दो, वो जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसके अंदर वो व्यू बेस्ड एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो दैट टेंडेंस टू रियलाइज कि भाई उसमें पैसा बनना, अल्टीमेटली रिटर्न्स बन पाना बहुत मुश्किल होता है, एक्सेप्ट कि बहुत अच्छा स्टडी है आपका। तो वी मूव्ड ऑन कि भाई हम लोगों को ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हम लोग 2014 से चला रहे हैं और हमने देखा कि हमारे क्लाइंट्स को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो पोस्ट 2016 हम लोगों ने जितनी भी हमारी एक्टिविटी थी
वो सब क्लाइंट्स को एक ही ऑफर दे, या तो आप इस स्ट्रेटेजी में आ जाइए या फिर हम आपका काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यू नीड टू मूव ऑन टू सम अदर ब्रोकर, बिकॉज भले ही क्लाइंट का नुकसान होता है लेकिन अल्टीमेटली अपने हाथ से होता है, तो इट्स वेरी पेनफुल. सो वी रियलाइज कि भाई अगर वेल्थ बनानी है तो यू कम विथ अस विद दिस स्ट्रेटेजी. अगर आपको ऑब्वियसली आपको कोई और तरह का एक्टिविटी करना है, व्यू बेस्ड करना है, तो यू कैन मूव ऑन. सो दिस काइंड ऑफ डिसीजन वी टुक एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू टेक दैट डिसीजन, बिकॉज पोस्ट दैट आज की घड़ी में हमारे पास में जितने क्लाइंट्स हैं जो भी 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा जुड़ा है, तो वो बंदे ने अपना वेल्थ बनते हुए देखा है और गिरते हुए बहुत कम देखा है. सो दिस इज़ वाई वी हैव गॉट इनटू दिस एक्टिविटी. तो जो एक बहुत ही अच्छी बात जो आप कर रहे हो और जो ट्रेडिंग में भी कही जाती है कि आपको अपने लॉसेस हमेशा छोटे रखने चाहिए और प्रॉफिट्स बड़े रखने चाहिए. तो आई थिंक यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रैक्टिकली फॉर सो मेनी ईयर्स विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड अ स्ट्रैटेजी. तो आपसे ये स्ट्रैटेजी के बारे में बात करके बहुत मज़ा आएगा, सीखने मिलेगा हमारे व्यूअर्स को. तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और सीधा स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं. So just to brief you about ourselves, we are Fin Ideas, right? I'm from Fin Ideas. Investment के ideas मतलब Fin Ideas. We are a SEBI registered investment advisor. So जो कुछ भी अपन लोग अब डिस्कस करेंगे, that is in the purview of SEBI. तो क्योंकि SEBI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर समय कोशिश करती है इन्वेस्टर का हित बचा सके, राइट? तो जो कुछ भी उनकी गाइडलाइंस है, कॉम्प्लाइंसेस है, दैट हेल्प्स कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को जो इन्फॉर्मेशन मिले, जो चीज़ें मिले, वो एक कंट्रोल दायरे में हो. This being an equity discussion that we are going to do, तो रिस्क डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है. दिस इज गोइंग टू बी अबाउट इक्विटीज एंड इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो जो भी डिसीजन आप लें वो पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई भी तरह का डिसीजन लें. ग्रेट. सो जैसा कि हम रिस्क और रिटर्न्स के बारे में बहुत सही बात करते हैं, तो जो बेसिक नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, उनके 2 बेसिक नीड. पहला, उनको सेफ्टी चाहिए और दूसरा, उनको ग्रोथ चाहिए. अब होता ये है कि जब इन्वेस्टर सेफ्टी ढूंढने जाता है तो उसके पास में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे एफडीज, बॉन्ड्स, एनएससी, पीपीएफ. सेफ तो है, चैलेंजेस की रिटर्न्स इतने कम है कि वो अपना जो रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, बच्चों का एजुकेशन प्लान, जो भी लॉन्ग टर्म उसका गोल है, वो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. महंगाई खा जाती है, ये सब महंगाई खा जाती है. एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. और जैसे ही वो सोचता है महंगाई खा रही है तो वो रिटर्न्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है, तो बहुत रिस्की हो जाता है. वो इक्विटी लेगा, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा, ईएफ्स करेगा, तो रिटर्न्स है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिस्क भी इक्वली हाई है. अब जब अपन रिस्क की बात करते हैं तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कितने तरह के रिस्क होते हैं. तो एक रिस्क होता है इन्फ्लेशन रिस्क, जैसा कि आपने बात की, महंगाई खा जाती है. तो होता ये है कि आपने अपना पैसा डाला 10 लाख रुपया और मान लीजिए 20 साल बाद आपके पास 10 लाख रुपये ही हैं, तो प्रैक्टिकली यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. रीजन मीन 10 लाख में आज जो आपको मिल रहा है 20 साल बाद आपको मिलने वाले से व्हाट हैज़ गॉन अवे, इन्फ्लेशन आपका पैसा खा गया. दूसरा पॉसिबल है डिफॉल्ट रिस्क, कि आपने सोचा मैं ग्रो करने के लिए किसी को दे दूं, अब आपने किसी को दिया और उसने आपको वापस पैसा नहीं दिया, वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई, तो आप वो एक रिस्क लेके चल रहे होते हैं. तीसरा एक रिस्क होता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क कैसा है, जो कि कई लोगों ने, जिन्होंने पिछले 5 साल 10 साल पहले प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने फेस किया है कि भाई आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है या बहुत सारा वेल्थ है, लेकिन आज मुझे लिक्विडेट करना है तो मुझे नहीं मिल रहा है, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द लिक्विडिटी रिस्क दैट एग्जिस्ट. चौथा होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि मैंने एक अच्छे डेट के अंदर पिछले 10 साल पहले पैसा डाला था, उसमें 9-10%, 11% मुझे मिल रहा था, लेकिन आज जब वो एफडी लिक्विडेट हो गई तो मुझे 6% में रिपार्क हो रही है. तो मेरा जो री इन्वेस्टमेंट होना है वो रिस्क मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वापस मैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँ. एक होता है बिजनेस रिस्क, आपने किसी कंपनी में पैसा डाला, किसी जगह पे आपने पार्टनरशिप ली या किसी शेयर में आपने पैसा डाला और वो कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो गई, सो दैट इज़ अगेन अ रिस्क दैट यू फेस विथ योर मनी. एक होता है एक्सचेंज रेट रिस्क, किसको लगता है इंडियन मार्केट में पैसा नहीं डालता हूँ, लेट मी मूव ऑन टू यूएस मार्केट या लेट मी मूव ऑन टू श्रीलंका मार्केट. किसी ने 4 साल 5 साल पहले श्रीलंका में इन्वेस्ट कर दिया, अब आज उसको वहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में शायद रिटर्न्स आ गए होंगे, लेकिन वो पैसा इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न्स वापस से बहुत रिलेटिवली कम हो गए हैं. तो दैट इज़ अगेन दैट्स एन अगेन एक्सचेंज रेट रिस्क. फिर एक रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि वो पैसा मैंने एक ऐसे बॉन्ड में डाल दिया है या एक ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे मुझे फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, जैसे 0 कूपन बॉन्ड में आपने डाल दिया कि आपका वैल्यू और एक्सपायरी इज फिक्स, राइट. तो अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उन बॉन्ड्स की वैल्यू डाउन हो जाती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट डिफाइंड है, तो उसकी वजह से ये भी एक रिस्क आप फेस कर रहे होते हैं. और एक है मार्केट रिस्क, कि आपने पैसा इक्विटी मार्केट में डाल दिया, आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया, तो आप शायद इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क कम कर पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट मेल्ट डाउन हो जाता है,
या रशिया का कोई सीन हो गया, कोरोना जैसा कोई सीन हो गया, तो ऐसे केसेस के अंदर यू एंड अप विद अ मार्केट रिस्क, कि मार्केट टूट गया उसका रिस्क आपको रहता है। और सबसे लास्ट में अपन समझते हैं दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को बिजनेस से सिमिलर है, बट अनसिस्टमेटिक रिस्क मार्केट के नाम से बात किया था, आपने किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी नहीं चली, तो यू आर फेसिंग रिस्क। हो सकता है पूरा मार्केट चल जाए, आपकी कंपनी नहीं चल रही है, सो दैट इज नॉन इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। और जिसको लोग जनरली डाइवर्सिफाई करके कि मैं 3 4 5 10 कंपनी में डालता हूँ तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, कि आप इक्विटी मार्केट के अंदर अगर जा रहे हैं तो आपको एक मार्केट टूटने का रिस्क हर समय रहने वाला ही है, राइट? तो वो रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क है। तो ये मल्टीपल तरह के रिस्क मार्केट में होते हैं, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी या एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो इन रिस्क को फोकस करके और इनको रिड्यूस कर सके या रिमूव कर सके, राइट? तो अपन इसको कोशिश करेंगे कि इन रिस्क को अपन एड्रेस कर सके ड्यूरिंग आवर स्ट्रेटेजी। So now what I do is I present you a strategy wherein we are trying to reduce our risk। हम रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे और हमारे रिटर्न्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका नाम है इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। नाम के हिसाब से अपन समझ सकते हैं इट्स अबाउट इंडेक्स एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ओके, अब क्योंकि बात इन्वेस्टमेंट्स की कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम लोगों ने कई इन्वेस्टर से मिलते हैं, तो हम ये पाते हैं कि समझिए 10 करोड़ की नेटवर्थ वाला इन्वेस्टर है, तो उसका 50 60 70% पैसा तक भी प्रॉपर्टी में पार्क होता है। आप उसका घर गिनेंगे, ऑफिस गिनेंगे, तो 5 6 7 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी में उसका पार्क होता है, राइट? क्वेश्चन ये आता है कि लोगों को प्रॉपर्टी पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, राइट? तो जनरली हमारे पास में 2 रीजंस जनरली आते हैं। पहला रीज़न जो लोग प्रॉपर्टी में बोलते हैं वो भी कि मैं पैसा प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ, मान लो 1 करोड़ रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ 20 लाख हो जाए, हो सकता है 80 लाख हो जाए, ठीक है? लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी चीज़ मेरे पास में रहने वाली है, ज़ीरो नहीं होने वाली। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव इन प्रॉपर्टी। आप समझो कोई 10 करोड़ का आदमी है, आप उसको बोलो कि भैया मेरे को 1 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये की इक्विटी लेनी है, तो वो सोचेगा। लेकिन आप उसको बोलो तेरे को 3 4 करोड़ का एसेट लेना है, तो वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहला कॉन्फिडेंस जो मिलता है ना, वो ये मिलता है कि भैया मेरा पैसा ज़ीरो नहीं होने वाला। दैट्स द फर्स्ट कॉन्फिडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंस जो लोगों को प्रॉपर्टी में मिलता है वो ये है कि भाई आज हो सकता है प्रॉपर्टी में मंदी है, साल 2 साल 3 साल मेरा भाव नहीं आया, लेकिन मैं 5 7 साल 10 साल होल्ड करूँगा तो मेरा भाव भी आएगा और मुझे रिटर्न भी मिलेगा। तो द सेकेंड कॉन्फिडेंस दैट पीपल जनरली हैव इज सूनर और लेटर इट ग्रोज इन प्राइस, राइट? लेकिन जब हम इक्विटी मार्केट्स में जाते हैं तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंस मिलता नहीं। इक्विटी मार्केट में स्क्रिप्ट बड़े आराम से ज़ीरो होती है। आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी जो 3 साल पहले 300 रुपये का भाव था और आज 35 पैसे का भाव भी नहीं, राइट? तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये समझा कि भाई यहाँ पे रिस्क हाई, और आपको इक्विटी मार्केट में ऐसी स्क्रिप्टें भी मिलेगी जिन्होंने पिछले 15 20 25 साल के अंदर 500 1000 2000 गुना भी हुई, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी हाई, राइट? इसकी वजह से अपूर्वा हम लोगों ने ये समझा कि भैया हम लोगों को इतना रिस्क नहीं लेना। सो वी डिसाइडेड कि भैया हमको इंडिविजुअल इक्विटी में काम ही नहीं करना। तो वेयर डू वी इन्वेस्ट? वी इन्वेस्ट इन इंडेक्स। ओके, तो जनरल जो लोग अपने डिस्कशन को समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं जस्ट ब्रीफ करना चाहूँगा व्हाट इज एन इंडेक्स। निफ्टी अगर स्पेसिफिक अपन बात करें तो निफ्टी इज अ पोर्टफोलियो ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। मतलब ये कि आज समझो सब, आज मान लीजिए एनएससी के ऊपर 2000 कंपनियां लिस्टेड, तो व्हाट दे डज इज कि वो वैल्यू वाइज उसको सॉर्ट कर देंगे और जो टॉप 50 कंपनी होगी ना उसको निफ्टी में डाल देंगे। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल आज सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, सेकंड नंबर पे टीसीएस, थर्ड नंबर एचडीएफसी बैंक, ऐसे टोटल करके 50 कंपनियां निफ्टी के अंदर हैं। नाउ हाउ डज दिस ऑपरेट कि आज समझिए आप कुछ समय पहले तक सत्यम कंप्यूटर करके कंपनी थी या आरकॉम करके कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर अपने समय में इंडिया की 40th लार्जेस्ट कंपनी थी और इंडेक्स में भी थी, राइट? फिर क्या हुआ, उसमें कुछ चैलेंज आया, जैसे ही चैलेंज आया और वो 51 नंबर पे गई, उसको निकाल के बाहर कर दिया और जो उस दिन की 50th लार्जेस्ट कंपनी थी उसको इंडेक्स में डाल दिया। तो इससे आपको समझ में क्या आता है कि भैया अगर आज मान लीजिए आपने निफ्टी में पैसा डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आज की टॉप 50 आपके पास में आ गई।
आज से 5 साल पहले उस दिन की टॉप 50 थी, और आज से 10 साल बाद में जो भी इंडिया की टॉप 50 होगी वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स में होगी। तो जो अपने व्यूअर्स हैं वो अगर इतना सा भी कर लेते हैं, मान लो कि उन्होंने इतना सा समझ के उन्होंने निफ्टी में पैसा डाल दिया और वो भूल गए, आपको भी भूल गए, मुझे भी भूल गए, ठीक है, 20 साल बाद में उनके बच्चे भी अगर उसको उठा के देखेंगे तो पता होगा कि उस दिन की टॉप 50 उसमें पड़ी होगी और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जो पहला कॉन्फिडेंस अपने को निफ्टी में आता है ना, वो ये कि ये आर्गुमेंट नहीं कि निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि निफ्टी जीरो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन इंडेक्स। ओके, अब इसको हमने थोड़ा और एनालाइज किया। हमने क्या देखा कि आज से कुछ समय पहले तक रिलायंस का भाव था लगभग 13 लाख करोड़, TCS 12 लाख करोड़, मतलब इसकी वर्थ थी। ओके, HDFC बैंक 8 लाख करोड़, ऐसे जो टोटल पोर्टफोलियो था ना उसकी वर्थ थी लगभग 117 लाख करोड़, और इंडेक्स चल रहा था उस समय 15,000। ओके, अब ये इंडेक्स कैसे बढ़ता करता है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ कि जैसे समझिए रिलायंस जो है ना 13 लाख करोड़, ये बढ़ के मान लीजिए हो गया 14 लाख करोड़, तो ये 117 होकर 118 हो जाता है और 15,000 बढ़ जाता है। ओके, या मान लीजिए 13 लाख घट के 12 लाख करोड़ हो गया, तो 117 116 हो जाता है और 15,000 टूट जाता है। नाउ दिस इज हाउ द इंडेक्सेस वर्क। ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट वी आस्क आवरसेल्फ, जो हम हमारे इन्वेस्टर को पूछते हैं और जो आपको अपने आप को पूछना है, वो ये है कि आज से 10 साल 15 साल बाद में जो भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, ज़रूरी नहीं वो रिलायंस हो सकता है रिलायंस अगले साल खत्म हो जाए, हो सकता है पतंजलि बड़ी हो जाए या इंडिया में नया गूगल आ जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी उसकी कीमत 13 लाख करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राइट, होनी चाहिए, राइट। तो हमको भी ये लगता है कि अगर ये 13 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो टॉप 50 होगी वो 117 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिकली इंडेक्स 15,000 से ऊपर होगा, राइट। तो जो दो कॉन्फिडेंस अपने को प्रॉपर्टी में थे ना, कि पहला मेरा पैसा जीरो नहीं होगा और दूसरा सोना रिलेटेड विल ग्रो इन प्राइस, ये दोनों कॉन्फिडेंस इंडेक्स में मिलते हैं कि ये जीरो होने वाला नहीं है, और अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 5 साल 7 साल 10 साल तो अपना पैसा ग्रो भी होने वाला है। जस्ट टू गिव यू अ डेटा, ये निफ्टी के इंडेक्स का डेटा है पिछले 22 23 24 साल का। इसमें आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया और 3 साल या उससे ज़्यादा होल्ड किया तो यू विल फाइंड कि आपको एटलीस्ट उतना या उससे बेटर भाव मिला। सो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन जो अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी को, ये 3 पार्ट्स में है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि पैसा डालना कहाँ है, तो पैसा डालना है अपने को इंडेक्स के अंदर। ओके, अब लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब जैसे ही अपन इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं, हमने कुछ कुछ रिस्क को कवर कर लिया, वो अपन क्योंकि अपने बात की थी रिस्क की, तो अपन एक बार वो यहाँ पे एवेल्यूएट कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले इन्फ्लेशन रिस्क कवर कर लिया। कैसे रिस्क कवर कर लिया कि आज समझो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, चीज़ों के भाव बढ़ते हैं। अभी चीज़ों के भाव बढ़ते हैं तो कोई ना कोई कंपनी उसको बेच रही होती है, और जो ज़्यादा बिक रही है वो कंपनी अपने आप ज़्यादा ग्रो हो रही है, और अगर वो ज़्यादा ग्रो हो रही है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स में आ जाएगी। अगर आप देखोगे जनरल डेटा के टर्म से भी जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, वो आपके पॉकेट के ऊपर एटलीस्ट 50-60% तक भी इम्पैक्ट कर जाती है। उनकी पॉकेट में जा ही रहा होता है कुछ ना कुछ। आप टाटा से कुछ ना कुछ ले रहे होंगे, आप रिलायंस से कुछ ना कुछ ले रहे होंगे। सो जैसे आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया तो इन्फ्लेशन का जो भी इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके नहीं लिखा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये कंपनी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो पहला अपन ने इन्फ्लेशन रिस्क कवर कर लिया। दूसरा डिफॉल्ट रिस्क अपन ने कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अपन, क्योंकि अपन एक कंपनी में पैसा डाल ही नहीं रहे, अपन तो पैसा इंडेक्स में डाल रहे हैं। इंडेक्स की वर्किंग अपन ने समझा, कोई भी कंपनी अगर खराब होगी वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो अपना डिफॉल्ट रिस्क है वो भी खत्म हो गया, राइट। तीसरा एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा अपन इंडिया का इंडिया में ही डाल रहे हैं, तो जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अपने को तो कमाना भी इंडिया में और खर्च भी इंडिया में करना है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो गया अपने। चौथा लिक्विडिटी रिस्क खत्म हो गया। इंटरेस्टिंगली कई कंपनीज बहुत लिक्विड होती हैं और फिर लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इंडेक्स अगर आप देखोगे पिछले जब से इंडेक्सेस हैं आपको उनके अंदर लिक्विडिटी मिल ही जाती है। दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड काउंटर्स ऑन एक्सचेंजेस, राइट। सो लिक्विडिटी रिस्क भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका नलीफाई हो जाता है। बिजनेस रिस्क खत्म हो जाता है क्योंकि अपन स्पेसिफिक कंपनी में पैसा डाल ही नहीं रहे, तो अगर कोई बिजनेस खराब भी हुआ, कुछ भी चैलेंज हुआ, अपने को इंडेक्स के अंदर वो कंपनी निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली अच्छी आ जाएगी। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो भी अपना खत्म हो गया। रीजन भी ये एक सिंगल कंपनी नहीं है, इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 कंपनीज। सो अपना जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो भी डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज अपने को मिल गया।
राइट। तो इतने रिस्क अभी तक अपन ने सिर्फ इंडेक्स का डिसीजन लेने से इतने रिस्क आपके खत्म हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रेजेंटेशन। सेकेंड पार्ट पे अपन क्या समझ रहे हैं कि भाई अपने को ये समझ में आया कि इंडेक्सेस बढ़ेंगे अगले 10-15 साल, लेकिन अपने को ये भी पता है कि इंडेक्सेस स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ते। वो कैसे बढ़ते हैं? एक बार तेजी से बढ़ेंगे, फिर तेजी से टूटेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर टूटेंगे। दिस इज द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट्स एंड इंडेक्सेस। ओके, तो हम जब तक ये तेजी से बढ़ते हैं ना, सबको अच्छा लगता है। चैलेंज ये होता है जब भी टूटते हैं ना, तो जो आदमी 15 साल का विजन लेके घुसा होता है ना, वो 15 दिन में निकल जाता है। और उसका गलती इन्वेस्टर का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैसा अगर मेरी आंखों के सामने टूट रहा है तो मैं डिसीजन लेने के लिए बाउंड हूँ, आदमी डिसीजन ले ही लेता है। तो हमने क्या किया है कि भाई इक्विटी मार्केट में बढ़ने के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टूटने में दिक्कत है। तो व्हाट वी हैव सिंपली डन इज कि हमने इक्विटी के साथ में सेफ्टी को ऐड कर दिया। एंड वी बिलीव जैसे ही आपने ये ऐड कर दिया, आप अपने आप 15 साल खड़े रहोगे और ऑटोमेटिकली आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। सो हाउ डू वी वर्क? व्हाट वी डू इज कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने 10,000 रुपये में निफ्टी खरीदे, तो अपन इमीडिएटली वी विल गो टू द मार्केट एंड वी विल परचेज अ डाउन साइड प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे ऊपर में कोई रिस्क नहीं। तो हम लोग इमीडिएटली मार्केट में जाते हैं और हम लोग प्रोटेक्शन खरीद लेते हैं डाउन साइड का। अब ये प्रोटेक्शन हमको क्या कॉस्ट में मिलता है? लगभग 1 साल का प्रोटेक्शन 5% में मिलता है। तो हम लोग साल के 500 रुपये चुका देते हैं। तो जो गांव को 10,000 का पड़ता है ना, वो अपने को 10,500 का पड़ता है। लेकिन अब अपने को फ़ायदा क्या है कि अब गलती से मार्केट 10,000 का 5,000 भी हो गया और आपने यहाँ पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, तो आपका पैसा 95 लाख से नीचे जाने वाला नहीं। राइट। सो अब अपने लिए अब अपन प्रोडक्ट को समझेंगे ना, तो कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि मान लीजिए मार्केट 10 का 15,000 हो गया। ओके, तो अपना पैसा तो निफ्टी में ही है, तो जो गांव को 5,000 आएगा अपने को 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना 500 रुपये प्रोटेक्शन का। लेकिन स्टिल वी आर हैप्पी कि चलो रिटर्न आया। और गलती से मार्केट टूट के 10 का 5,000 हो गया, तो गांव का 50% गया, अपना सिर्फ 5% गया, स्टिल वी आर हैप्पी। राइट। अब ऐसे प्रोडक्ट के अंदर परेशान कब हो जाता है आदमी? ऐसे प्रोडक्ट के अंदर परेशान तब हो जाएगा जब पता चलेगा कि मार्केट यहीं कहीं रह गई। मार्केट आज भी 10,000 है और 4 साल बाद में भी मार्केट 10,000 का 10,000 ही रह गया। नाउ इफ दैट हैपन्स, तो अपने को क्या पता चलेगा कि हर साल अपन तो 500 रुपये देते चले गए, तो अपने तो 2,000 रुपये डाउन हो गए। तो हमने कहा चलो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिस्टम अपन इक्विटी मार्केट में करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका खराब सिनेरियो क्या है, वो मुझे एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर खराब सिनेरियो क्लियर है ना, तो उस सिस्टम को लॉन्ग टर्म चलाना बहुत आसान हो जाता है। लोगों को इंश्योरेंस खरीदते वक्त भी ये एक होता है कि मैंने इंश्योरेंस खरीदा और 5 साल हो गए और प्रीमियम भरता जा रहा हूँ और कुछ हुआ ही नहीं मुझे। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। तो ये पॉइंट अपन और इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये चैलेंज है ना कि मैं हर साल 500 रुपये भरता जा रहा हूँ, तो मेरे को इसका 2,000 रुपये तो मैं ऐसे ही माइनस होंगे। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं। राइट। तो अपन ने क्या किया, सिर्फ एग्जाम्पल 2022 में मार्केट है 10,000 और 2026 में मार्केट 10,000 का 10,000 गया। 10,000 इसलिए ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स समझने में इजी रहेगा। है तो 18,000 मार्केट, लेकिन सेम लेवल पे रह गया। ओके, 10 का 10 रह गया। ओके, और अपन ने यहाँ पे 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जस्ट टू मेक इट क्लियर हियर ओनली अपूर्वा, ये 1 करोड़ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अपन इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, अपन आगे जाके प्रेजेंटेशन में समझेंगे। राइट। मतलब 10 लाख का भी आपका फंड होगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, पर अभी के लिए अपन इसको समझते हैं 1 करोड़ के साथ, ताकि मैथमेटिक्स इजीली समझ में आ पाएगी। ओके, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बीच में 3 साल आए, 2023, 24 और 25। मार्केट समझिए अगले साल 10 का 12,000 हो गया। मार्केट में कुछ तेजी आ गई, 20% मार्केट बढ़ गया। ठीक है, फिर सस्टेन नहीं की, कोरोना जैसा कुछ आ गया या रशिया का वॉर के अंदर कुछ बहुत सीरियस मैटर हो गया और मार्केट टूट के 12 का 8,000 आ गया। राइट। फिर वो मैटर सॉल्व हो गया, वापस से मार्केट रिकवर हुआ, मार्केट पहुंच गया 12,000 और फिर सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट टूट के आ गया 10,000। मैंने कुछ रैंडम नंबर्स ले लिए। ओके, अब अपना प्रीमाइस तो ये है कि भैया मैं पैसा 1 करोड़ डाल रहा हूँ, तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, मैं प्रोटेक्शन लूँगा। तो मैंने पहले ही दिन 5 लाख रुपये प्रोटेक्शन के चुका दिए। अब नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर। व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपने 1 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी ले ली है जिसका स्क्वायर फीट का भाव है 10,000 रुपये। ओके, और आप प्रथमेश जी के पास चले गए हैं और उनको आपने बोला है कि भैया तुम मेरे को इंश्योरेंस दे दो, उसका 5 लाख रुपये आपने उनको प्रोटेक्शन का दे दिया। ओके, प्रीमियम यू हैव पेड। अब मार्केट हो गया 10 का 12,000, मार्केट बढ़ गया 20%। राइट। तो आपका 1 करोड़ क्या होगा? 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। राइट। अभी 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अब अगले साल आप क्या करोगे? मार्केट है 12,000, अपने को तो पता नहीं मार्केट 8 आएगा कि 16 जाएगा, वी डोंट नो। तो
तो प्रोटेक्शन तो लेना ही है। तो अब अपन प्रोटेक्ट क्या करेंगे, 1 करोड़ करेंगे, 1 करोड़ 20 लाख करेंगे, 1 करोड़ 20 लाख करेंगे। 1 करोड़ 20 लाख करेंगे, राइट। तो अब अपन 1 करोड़ 20 लाख का फिर से प्रोटेक्शन का पैसा चुका देते हैं, फिर से अपने 6 लाख रुपए लग गए, राइट। अगेन अपना सिनेरियो क्या है, मार्केट अगर बढ़ेगा तो अपना वैल्यू बढ़ना चाहिए, मार्केट टूटे तो अपना वैल्यू प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, राइट। अब मार्केट टूट के आ गया 12 का 8,000, ओके, तो अपना 1.20 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन खरीदा है तो वो उतना गिरेगा नहीं, राइट, है ना। अपने प्रोटेक्शन इसी बात का लिया कि भैया मेरा वैल्यू मार्केट टूटे तो मेरा वैल्यू टूटना नहीं चाहिए, तो आपका 1.20 क्या हो जाएगा, 1.20 ही रहेगा, ओके। अब इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे हल्का समझ, अच्छा ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई ना तो प्रोडक्ट समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मार्केट अगर 12,000 का 8,000 हो रहा है तो आपका 1 करोड़ 20 लाख 80 लाख होएगा ही होएगा, क्योंकि अपन इंडेक्स में तो इन्वेस्टेड है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि अपन ने प्रोटेक्शन लेके रखा है तो व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट 40 लाख रुपीज बैक फ्रॉम, जिससे अपन ने इंश्योरेंस लिया है वो फ्रॉम एक्सचेंज, राइट। अपन एक्सचेंज से प्रोटेक्शन लेने वाले, तो अपन ने क्या किया कि अब आपके पास में 80 लाख रुपए का स्टॉक हो गया, वैल्यू हो गया इंडेक्स, और 40 लाख रुपए का आपको कैश में पेमेंट मिल गया। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो आपके यहाँ 40 लाख रुपए अब आ गए। अब आप इस 40 लाख का क्या करोगे, मार्केट 8,000 पे खड़ा है तो अपने घर तो लेके जाना नहीं है, तो यू विल री इन्वेस्ट, राइट। अब री इन्वेस्ट करेंगे तो क्या भाव में इन्वेस्टमेंट होगा, 40 लाख का 8,000 के भाव में, 8,000 के भाव में, राइट। तो आपके पास में 40 लाख को 8,000 में इन्वेस्ट करोगे तो पहले जो आपके पास में एसेट थी 80 लाख की, अब 40 लाख की नई एसेट आपके पास में ऐड हो गई। अब आपके यहाँ से टोटल 1 करोड़ 20 लाख का वैल्यू हो गया। भाई इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं पे ली थी, एक पूरा हॉल है वो 1 करोड़ का था, आपने ले लिया। अब जैसे ही उसका हॉल का भाव टूटा तो बाजू वाला हॉल भी आपका हो गया। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, राइट। तो आपके हाथ में 1 करोड़ 20 लाख का अभी इस समय निफ्टी खड़ा हो गया, ओके। अब अपने को पता नहीं है यहाँ पे कि मार्केट 8 का 6 जाएगा कि 8 का 12 जाएगा, दैट वी डोंट नो। सो व्हाट यू विल सिंपली डू इज यू विल सिंपली इन्वेस्ट अगेन 1 करोड़ 20 लाख को, फिर से आप उसके बाद फिर से प्रोटेक्शन का पैसा दोगे, फिर से 6 लाख रुपए लग गए, ओके। अब अगले साल मार्केट हो गया 8 का 12,000, यानी कि यहाँ से मार्केट 50% बढ़ गया, ओके। आपके पास में अभी वर्थ ऑफ एसेट 8,000 पे 1 करोड़ 20 लाख की थी, तो अब आपका नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर 50% रिटर्न मिलेगा, राइट। तो 1 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। बहुत बढ़िया, राइट। तो 180 हो गया। अब ये 180 को अपन फिर से, अपने को पता नहीं 12 का 10 जाने वाला है कि 12 का 14, अपन फिर से इसको रिप्रोटेक्ट करेंगे तो वापस से आपके 9 लाख रुपए लग गए। अब मार्केट टूट के आ गया 12 का 10,000, तो आपका वैल्यू हो गया 180 का 180, क्योंकि अपना मार्केट टूटता है तो अपना वैल्यू प्रोटेक्टेड। सो गिवन दिस अपन देखेंगे तो अपने समझ में आएगा कि मार्केट 10 का घूम के वापस 10,000 आ गया, लेकिन आपका 1 करोड़ 80 लाख हो गया। अब एक 80 नहीं हुआ, अपन इसके लिए स्पेंडिंग की है, तो 6 6 12 5 17 9 26 लाख रुपए, तो लगभग आपका वैल्यू रह गया 1 करोड़ 54 लाख रुपए। तो पूरे एग्जाम्पल से जो समझने का पॉइंट था वो ये था कि मार्केट रिमेन सेम बट स्टिल वी ग्रो, राइट। अब ये तो मैंने क्या मेरे मन के नंबर ले लिए, 10 का 12, 12 का 8, 8 का 12, राइट। लेकिन अगर अपन पिछले 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना तो वी विल सी कि पिछले 19 साल के अंदर निफ्टी लगभग 16 गुना हो गया, लगभग 1100 का निफ्टी 17,000 का दिसंबर के अंदर क्लोज हुआ था, ओके। लेकिन जिस आदमी ने ऐसे पैसा डाला कि मार्केट बढ़े मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मार्केट टूटे मेरा पैसा नहीं टूटना चाहिए, तो उसका वैल्यू 27 गुना हो जाता। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐसे ऐसे साल आए हैं निफ्टी के अंदर कि एक साल में निफ्टी 52% टूटा है। मतलब साल के शुरुआत में आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए थे और साल के एंड में सिर्फ 48 लाख ही रह गए, राइट। लेकिन यहाँ पे अपन जो मैक्सिमम कभी ड्रॉप देखा है दैट इज 5%। 5% कौन सा है, जो अपन प्रोटेक्शन का चुका रहे हैं वो, राइट। तो जनरली जो लोग बोलते हैं ना कि हाई रिस्क लेने से हाई रिटर्न्स बनता है, हमारा मानना है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाई रिस्क से तो बेड डेट्स ही आते हैं अकाउंट से, पैसा बनता है स्मार्ट कैलकुलेशन से। और अपनी स्मार्ट कैलकुलेशन ये है कि पैसा इक्विटी मार्केट में डालने का, लेकिन बिना प्रोटेक्शन का काम करने का नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ वी बिलीव टू इन्वेस्ट। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, लोग जनरली बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, राइट। लेकिन जो लोग ये बोलते थे वो लोग 10, 5, 7 साल के अंदर इक्विटी मार्केट से गायब हो गए। जो लोग पिछले 50 साल वाइप आउट हो गए, राइट। लेकिन जो लोग 50, 60, 70 साल 80 साल से इन्वेस्टेड है, वॉरेन बुफेट साहब जैसे, उनका रूल ये है इक्विटी मार्केट का कि भैया इक्विटी मार्केट में नेवर लूज मनी
एंड रूल नंबर 2 ये है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब ये व्हाट इज ट्राइंग टू एम्फसाइज है कि इक्विटी मार्केट में फोकस आपका आपके रिस्क पे होना चाहिए कि मेरा पैसा टूटना नहीं चाहिए। तो इक्विटी मार्केट इतने वॉलेटाइल है कि रिटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली देके चले ही जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। सो अभी तक जब अपन ने ये डिसाइड किया था कि निफ्टी में पैसा डालेंगे तो हमने 7 रिस्क को कवर कर लिया। अब जैसे अपन ने प्रोटेक्शन ऐड किया ना, तो अपन ने और मल्टीपल रिस्क को अपन ने प्रोटेक्ट कर लिया। पहला, री इन्वेस्टमेंट रिस्क को अपन ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि अब अपना पैसा हर समय निफ्टी में इन्वेस्टेड है। अपने को किसी भी पॉइंट पे निफ्टी में से निकलने की नीड नहीं। मार्केट बढ़ा तब भी आपका प्रॉफिट भी लॉक हो गया नए प्रोटेक्शन से, और मार्केट टूट गया तो आपका पैसा नीचे में इन्वेस्टेड हो गया, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क अपना खत्म हो गया। दूसरा, मार्केट रिस्क खत्म हो गया। मार्केट रिस्क यही था कि मार्केट मेल्ट डाउन हो जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा। अपन तो प्रोटेक्शन के साथ ही काम कर रहे हैं, मेल्ट डाउन की अब अपने को कोई चिंता है ही नहीं, राइट। सो अभी तक यहाँ पे अपन ने प्रेजेंटेशन में अभी तक अपन ने 5 मेजर पॉइंट्स को समझा है अपूर्व। पहला पॉइंट अपन ने ये समझा कि पैसा जो है ना वो अपने को ऐसी जगह डालना है जो कभी जीरो ना हो और सुनो लेटर बढ़े। तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट समझा कि पैसा डालना है निफ्टी के अंदर, ओके। दूसरा पॉइंट जो हमने समझा वो ये समझा कि भाई निफ्टी ग्रो करेगा, ओके, लेकिन निफ्टी स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता, इसलिए प्रोटेक्शन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट। और लास्ट पॉइंट जो हमने समझा वो ये समझा कि प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी प्रोटेक्शन हमारी कॉस्ट नहीं है। मार्केट सेम रेंज में भी रहेगा तो प्रोटेक्शन कमा के दे देगा। मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली कमाई लोगे, मार्केट टूटेगा तो पैसा प्रोटेक्टेड है, लेकिन मार्केट यहाँ भी रहा तब भी अपन कमा लेते हैं। तो प्रोटेक्शन इनहेरेंटली 2-3-4 साल आपको लगेगा कि मैं लैग कर रहा हूँ। जब भी मार्केट तेजी से बढ़ेगा आपको लगेगा गाँव ज़्यादा कमा रहा है, मैं थोड़ा कम कमा रहा हूँ। लेकिन जब भी एक ड्रॉप आएगा जो 10 साल में 3 बार आने वाला ही, तो आपका पूरा कवर भी कर देगा और आपका रिटर्न्स भी ऐड कर देगा। इतनी बात अभी तक हमने समझी। अब अपन इस प्रेजेंटेशन को आगे मूव करते हैं। अब अपन समझते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी हम करते क्या। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो कॉस्ट नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। ऐसे ही हमें देखना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, राइट। सो नाउ आई प्रेजेंट यू कि ये इस जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने की उसको रियल मार्केट में कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो से फॉर एग्जाम्पल अपूर्वा, अपने पास में आपकी पॉकेट में से फॉर एग्जाम्पल अभी 1 करोड़ रुपए का बैलेंस, ओके। अब नाउ व्हाट यू वांट इज यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्ट्रेटेजी, इक्विटी मार्केट में आपको डालना है। तो अपन कैसे करते हैं, अपन इस प्रोडक्ट के अंदर इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। पहला 30 लाख रुपीज़ डाल देते हैं अपन इक्विटी के अंदर क्योंकि अपने को रिटर्न्स चाहिए, ओके। और 70 लाख डालते थे डेट के अंदर ताकि हम सेफ्टी को मैनेज कर सकें, ओके। अब ये जो 30 लाख रुपए अपन इक्विटी में डालते हैं ना, उसका अपन इमीडिएटली क्या करते हैं, इंडेक्स ETF ले लेते हैं, राइट। आपने एक अकाउंट सैमको में खोल दिया और आप वहाँ पे इंडेक्स ETF जाके आपने परचेज कर लिया, तो ऑटोमेटिक 30 लाख का पेमेंट किया, 30 लाख का माल आपके डीपी में आ गया, ओके। नाउ यू पुट दिस 30 लाख रुपीज ऑन कोलेटरल और उसके सामने 70 लाख रुपीज के आप फ्यूचर्स ले लीजिए या फंडिंग ले लीजिए, आप इसको एक समझ सके, राइट। तो टोटल आपके पास में 1 करोड़ रुपए का निफ्टी खड़ा हो गया। अब जब भी फ्यूचर्स का नाम आता है लोगों के नाम कान खड़े हो जाते हैं कि इट्स अ वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रैक्शन। इट इज करेक्ट। फ्यूचर्स अगर आप नेकेड परचेज कर रहे हैं तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कि कैसे इसके साथ काम करना है, बिना समझे अगर ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स में काम करे तो इट कुड बी वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। लेकिन अगर आप सही तरह से इसका यूज कर रहे हैं ना तो दिस कैन मल्टीप्लाई योर मनी। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे, पर पहले इस एग्जाम्पल को अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ये कई बार लोगों को लगता है कि ये 30 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा फ्यूचर्स वगैरह खरीदता नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको आपकी हिस्ट्री में रिवाइंड करता हूँ। आपने कभी भी कोई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली होगी तो आपने ऐसा ट्रेड किया होगा कि 30 लाख रुपए मैं दे देता हूँ और 70 लाख रुपए आपने बैंक से ले लिया होगा, राइट। तो 1 करोड़ रुपए का आपका प्रॉपर्टी आ गया, राइट। अब क्या होता है, मार्केट बढ़ेगा तो आपको 1 करोड़ रुपए रिटर्न आएगा, मार्केट टूटेगा आपको 1 करोड़ रुपए नुकसान आएगा, जो अपने को करना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपन करेंगे, अपन इसके अंदर प्रोटेक्शन को ऐड कर देंगे, राइट। तो सबसे पहला खर्च अपन ने किया 5% प्रोटेक्शन का, 5 लाख रुपए अपने लग गए। जैसे ही 5 लाख दिए अपनी 2 चीजें प्रोटेक्ट हो गई, एक तो आपका खुद का पैसा प्रोटेक्ट हो गया और दूसरा जो अपन ने 70 लाख रुपए का फंडिंग लिया है वो भी अपना प्रोटेक्ट हो गया, ओके। अब क्योंकि बात कर रहे हैं अपन पैसा फंडिंग पे लेने की, तो दूसरा जो खर्च अपने को लगता है अपूर्वा, वो खर्च क्या होता है,
इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट। अब अपन मान लो मार्केट के अंदर बोरो करने जाते हैं, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू जनरली पे? मार्केट में तो काफी ज्यादा रहता है, डबल मार्केट में बहुत ज्यादा रहता है। मान लो आप है। पर्सनल लोन ले रहे हैं तो 8, 9, 10% तक का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली आ जाता है। यहाँ पे जो अपने को पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 5% पर एनम पे। साल का 5%, महीने का आधा टके से भी कम कॉस्ट पे मिल जाता है। तो लोगों को जनरली ये कॉस्ट लगता है, इसका अपने को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके समझाता हूँ। बट अभी के लिए अपन ये समझते हैं 70 लाख रुपए आपने 5% में बोरो किए तो दूसरी कॉस्ट हो गई अपनी 3.5 लाख की, तो आपके भी टोटल कॉस्ट हो गई 8.5 लाख के, जिसमें आपको 2 चीजें मिल गई। सो ये जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन पर्पस मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक पूछना चाहता हूँ कि जो 5% पर ईयर का आप बोले दैट इज द रोल ओवर कॉस्ट, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब अपन को ये जितना भी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, कोई ब्रोकर से इसका कोई वो रिलेशनशिप नहीं है। यू कैन ओपन एन अकाउंट विद सैमको, यू कैन ओपन एन अकाउंट विद एनी ब्रोकर दैट यू वांट, एंड आप ये स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो इसके अंदर देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। वी आर परचेजिंग इंडेक्स ETF फ्रॉम एक्सचेंज, वी आर परचेजिंग द फ्यूचर्स फ्रॉम एक्सचेंज, दैट इज फंडिंग जो अपने को मिल रही है वो भी एक्सचेंज में है, और इसके आगे जो कुछ भी अपन करेंगे वो सब कुछ एक्सचेंज में आपके खुद के अकाउंट में ही हो पाएगा, राइट? सो एवरीथिंग इज फ्रॉम एक्सचेंज, ओके। और इसी वजह से जो फ्यूचर का कॉस्ट की बात चल रही है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इज जस्ट द रोल ओवर कॉस्ट। आज मैं अगर इक्विटी खरीदता हूँ तो अगर मुझे 10,000 की मिलती है तो फ्यूचर मुझे 10,050 का मिलता है, तो जो 50 रुपये मैं एडिशनल दे रहा हूँ दैट इज द कॉस्ट दैट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग। सो इसकी वजह से 5% की कॉस्ट अपन दूसरी समझी। क्लियर? श्योर। ग्रेट। सो समझने का पॉइंट ये हो गया कि 8.5 लाख के अंदर अपने को 2 चीज़ें मिल गई। पहला अपने को मिल गया प्रोटेक्शन, और दूसरा अपने को मिल गया फाइनेंस, राइट? और अपन ने अब अपन देखें तो पूरा प्रोडक्ट अपन ने 1 करोड़ रुपए का अपना निफ्टी का रिटर्न चालू हो गया, और अपन ने जो पैसे अभी तक डाले हैं वो सिर्फ 30 लाख रुपए डाले। पर आपके ऐसे तो 1 करोड़ रुपए थे, डाले तो 30 लाख रुपए, तो बाकी की 70 लाख रुपए आप डेट में पार्क कर सकते हैं। आप और कोई डेट नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी आप पैसा डालेंगे, गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट में भी, तो वहाँ पे आपको लगभग 7% का भी इस समय इंटरेस्ट 7.15% मिल जाता है। तो आपने वहाँ पे भी पार्क किया तो आपको साल का 5 लाख रुपए का सेविंग हो जाएगा। तो नेट जो आपकी कॉस्ट रह गई वो रह गई साल की 3.5 लाख रुपए की, और 3.5 लाख में अब आपको ये पता चल गया कि अब यहाँ से मार्केट जितना बढ़ेगा मुझे पूरा 1 करोड़ पे रिटर्न आएगा, और गलती से मार्केट टूट गया तो मेरा मैक्सिमम रिस्क 3.5 लाख से ऊपर है ही नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रिलैक्स स्ट्रेटेजी। इसमें आपने एक बार पैसा डाल दिया। ये कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो म्यूचुअल फंड के आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ का, तो आपको चेक कितना दोगे? आप पूरा 1 करोड़ का चेक दे दोगे उनको, राइट? अब कई इन्वेस्टर क्या करते हैं, 1 करोड़ डाल दिया, उसके अंदर वो ये चिंता नहीं करते कि वो कौन सी स्क्रिप्ट खरीद रहे हैं, कौन सी बेच रहे हैं, कब कैश रखते हैं, डोंट केयर। व्हाट दे सिंपली केयर इज कि भाई मैं 3 साल 4 साल 5 साल बाद में मैं कंपेयर करूंगा कि इन्होंने क्या रिटर्न दिया इंडेक्स में, या उसका जो बेंचमार्क है उसमें क्या रिटर्न आता है, राइट? तो इसको बोलते हैं रिलैक्स स्ट्रेटेजी। आपने पूरा 1 करोड़ डाल दिया, सब कुछ यहीं पे मैनेज हो गया, राइट? अब कुछ लोग हैं जो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझते हैं, राइट? जो इस मार्केट से कनेक्टेड है वो थोड़ा समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब उसको एनालाइज करने जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई ये पॉइंट ठीक है आपका कि भाई मेरे को प्रोटेक्शन 5% में मिल रहा है, सो दे फील इट वेरी गुड। रीजन मीन कि उनको पता है कि निफ्टी ऐसी चीज़ है कि दिन में 2-2% भी टूट जाती है एट वेरियस पॉइंट इन टाइम, राइट? तो साल का 5% लुक्स वेरी रीजनेबल, ओके, तो 5 लाख की कॉस्ट ओके। दूसरा उनको ये समझ में आता है कि यार मेरे को 5% में अगर पैसा फंडिंग में मिल रहा है इक्विटी मार्केट में डालने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी डील है। तो 3.5 लाख भी उनको समझ आता है। उनको जो टोटल कॉस्ट 8.5 लाख की है ना, वो उनको समझ में आती है। लेकिन क्या उनको समझ में नहीं आता है, वो ये समझते हैं कि भाई ये जो 70 लाख रुपए है वो आप 60% में डाल रहे हो ना, इसमें उनको मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं मज़ा आती? क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे उनको 9-10% आराम से छूट रहा है, ज़्यादा मिल जा रहा है। उनके ऐसे बिजनेस ऐसा अवेलेबल है जहाँ पे वो पैसा डाल पा रहे हैं, और कुछ नहीं तो कहीं कैसे लोन चल रहा होता है जो 9-10% ऊपर की रेट पे चल रहा है। वो बोला मैं यही 70 लाख रुपए वहाँ चुका दूँ तो कम से मेरे को 9% का सेविंग चालू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर क्लाइंट को एडवांटेज होता हो तो ही कैन यूज दिस वे एज वेल। तो मान लीजिए आप 9% अगर इस पर 70 लाख रुपये बचाना चालू करते हैं तो आपका साल का 6,30,000 रुपये का सेविंग चालू हो जाता है। तो आपकी जो नेट कॉस्ट पड़ती है दैट कम्स टू ओनली 2,20,000 रुपीज़। लगभग पहले वाला जो रिलैक्स प्लान है उससे 30% अपनी कॉस्ट कम होगा, राइट? अब जैसे मैंने आपको बोला था 5% कैसे एडवांटेज है ना, वो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ दिखता है। अपन देखो प्रैक्टिकली अपने 5% में बोरो ही क्यों किया? अपने से 70 लाख पड़े थे, अपन डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते थे, राइट? लेकिन अपन डाल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अपने को ये दिख रहा है 5% में बोरोइंग हो रही है और 9% में मैं लेंड कर पा रहा हूँ।
आज तक ये एडवांटेज बैंक को ही मिलता था, बैंक ही सस्ता लेके महंगा देती थी, पर अपने को इस स्ट्रेटेजी में एडवांटेज मिल पा रहा है कि अपने को इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं वो सिर्फ 5% फॉरवर्ड कॉस्ट में मिल जाते हैं और अपना खुद का पैसा हम आराम से 9% में पार्क कर पा रहे हैं। तो आपको साल का 4% का नेट सेविंग हो जा रहा है, विच यू शुड लॉजिकली सेव, राइट। तो अब जो लोग ये बात समझते हैं ना, वो समझते हैं कि यार मैं इसका मैक्सिमाइजेशन कर सकता हूँ क्या, इस बेनिफिट का, इस 4% का, तो वो लोग इसको थोड़ा मॉडल्ड बेसिस पे करते हैं। भाई ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा वापस से प्रॉपर्टी का एग्जांपल समझाता हूँ। प्रॉपर्टी खरीदने के 3 तरीके होते हैं। सिर्फ एग्जांपल, आपने 1 करोड़ रुपए की ली प्रॉपर्टी, आप पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हैं, पूरा 1 करोड़ रुपये आज ही दे दो, राइट। दूसरे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं 30% दे देता हूँ, बैंक 70% दे देती है, ठीक है। तीसरे तरह के लोग और होते हैं, वो बोलते हैं भैया मेरे पास तो 30% में नहीं, मुझे तो 10% ही देना है। तो बैंक बोलती पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप कुछ कोलेटरल दे सकते हो, राइट। तो ऐसा भी इसके अंदर पॉसिबल है। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग करना चाहते हैं कि भाई मेरे को ये 5 के सामने 9% का मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये जो 30 लाख रुपए अपन जब इक्विटी में डाल रहे थे, तो अपन पास में इंडेक्स ETF आ रहे थे कोलेटरल पार्क करने के लिए। उसकी जगह पे क्लाइंट के पास में ऑलरेडी ऐसा स्ट्रेटेजी अपने पास में स्टॉक पड़ा है, जो उसको पता है मेरे को 5 साल 7 साल 10 साल होल्ड ही करके रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे कुछ नया रिटर्न जनरेट करना है। तो दिस स्ट्रेटेजी बूस्ट गिव्स पावर टू दो स्टॉक टू जनरेट रिटर्न्स फॉर यू। और वो कैसे करता है कि 30 लाख रुपए का आपने स्टॉक दिया और सिर्फ 10 लाख का चेक दिया मेंबर के यहाँ, ओके, उस चेक के सामने अपन पूरा 1 करोड़ रुपए का फ्यूचर ले लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपने 1 करोड़ का फ्यूचर ले लिया, मार्केट बढ़ेगा पूरा 1 करोड़ पे रिटर्न आएगा, मार्केट टूटेगा 1 करोड़ पे नुकसान आएगा, वो अपने को चाहिए नहीं। तो पहला खर्च अपन करेंगे 5% का, 5 लाख रुपए अपना वो लग गया। दूसरा, क्योंकि अब पूरा 1 करोड़ फंडिंग पे ले लिया है, तो उसके ऊपर पूरा 5% लगेगा, तो 5 लाख रुपए दूसरी कॉस्ट हो गई, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 10 लाख की। और 10 लाख में आपकी 2 चीज़ें मिल गई अपने को, प्रोटेक्शन भी मिल गया, फंडिंग भी मिल गई, राइट, फाइनेंस भी मिल गया। और इन्वेस्टमेंट अभी तक अपन ने कितना किया है, सिर्फ 10 लाख का, और 1 करोड़ का प्रोडक्ट चालू हो गया। बाकी के जो 90 लाख रुपए हैं, वो आपने 9% की यील्ड पे अगर लगा दिए, तो नेट आपका सेविंग हो जाता है साल का 8,10,000 रुपये। तो आपकी जो नेट कॉस्ट रह जाती है, वो रह जाती है सिर्फ 1,90,000 रुपये। और अपने को ये समझ में आ गया कि अब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो पूरा 1 करोड़ पे रिटर्न आएगा, और गलती से मार्केट टूट गया तो अपना मैक्सिमम रिस्क 1,90,000 रुपये का, राइट। और यूज़ क्या कर लिया अपन ने, सिर्फ आपके स्टॉक के कोलेटरल पे पूरा वर्किंग अपन ने चालू कर दी, राइट। सो ये 3 तरह के फ्लेवर्स इसमें पॉसिबल। आप चाहे तो पूरा दे सकते हैं, आप चाहे तो पूरा नहीं देना चाहते हैं, आप 30% इन्वेस्ट करके चालू करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। आप 10% विद स्टॉक करना चाहते हैं, इवन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी। आई थिंक ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स तो होते ही है, और काफ़ी बार इन्वेस्टिंग के लिए अगर ले लेते हैं तो उसमें ट्रेडिंग या कोई एंट्री एग्जिट बहुत होती नहीं है। तो पीपल हु वांट टू इंक्रीमेंटली थोड़ा और एडिशनल प्रॉफिट का जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास अगर स्टॉक पड़ा है तो आप उसे यूज़ में लगा लीजिए। एकदम ठीक बात, एकदम सही है अपूर्व, राइट। सो ये पॉइंट्स, अब कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग इसमें ऐसा होता है, सिर्फ एग्जाम्पल, वो ऐसा बोलता है मेरे पास तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं, पॉसिबल, राइट। वो बोल रहा है कि मेरे पास तो ऐसा कोई 9% जनरेट कर सकूँ, ऐसा कोई ना बिजनेस है ना कोई इन्वेस्टमेंट, तो उसके पास में ओरिजिनल जो रिलैक्स प्लान है वही, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि भैया ऐसी स्ट्रेटेजी तुमने समझा तो दी, मार्केट बढ़ता है पैसा बढ़ता है, मार्केट टूटता है पैसा भी नहीं टूट रहा है, राइट, या लिमिटेड 2 लाख 3 लाख के रिस्क में मेरा काम हो जा रहा है, रिटर्न देता है क्या? तो लेट अस एनालाइज दिस। ये एक बंदे का चार्ट है जिसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, ओके। 1100 का निफ्टी था। मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल लेवल्स डाल दिए निफ्टी के, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1100 1800 ऐसे करके चल रहा था। अभी कोई आदमी जिसने 1 करोड़ रुपए यहाँ डाले होते और उसे कुछ नहीं कहते, निफ्टी में पैसा डाल के छोड़ दिया, तो उसका पैसा भी 1 करोड़ का 16 करोड़ रुपया हो जाता है इन लास्ट 19 ईयर्स। अब एक दूसरा आदमी है जो बोलता है भैया मेरे को तो ये मार्केट बढ़ता है अच्छा लगता है, टूटता है तो डर बहुत लगता है, मेरे को तो ऐसा काम नहीं करना, राइट। तो वो बंदे ने प्रोटेक्शन लेके काम किया, तो उसका पैसा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। आप यहाँ पे देखोगे तो इन 2003 मार्केट 71% बढ़ा, अपना पैसा 68% ही बढ़ा, 3% कम बढ़ा। क्यों कम बढ़ा? कॉस्ट जो इन्वॉल्व थी उसकी वजह से, राइट, अपने प्रोटेक्शन कॉस्ट दी थी, राइट। अगले साल देखोगे मार्केट 11% बढ़ा, अपना पैसा 7% ही बढ़ा, मतलब मार्केट बढ़ता है तो अपने को रिटर्न कम ही आता है, ओके। तो ऐसे करते करते कुछ साल अपने को प्रॉफिट आया, कभी कभी अपने को लॉस भी आया। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो
तो पिछले 19 साल में आपका 1 करोड़ रुपया 27 करोड़ रुपया हो जाता है, राइट। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है ना, वो ये है कि 2007 मार्केट 6100 था, मार्केट टूट के आ गया 3000, कितना टूटा? 52% टूटा। अपना पैसा कितना टूटा? 3%, राइट। 2010 मार्केट 6100 था, टूट के आ गया 4600, कितना टूटा? 25%। अपना पैसा कितना टूटा? 3%, 3%, 1%। तो अगर अपन पूरे प्रोडक्ट के अंदर अपन समझें तो अपन हर समय लिमिटेड रिस्क के अंदर ओवरऑल काम कर पा रहे हैं। तो अपन जो मैक्सिमम रिस्क लिया ओवर द पीरियड, वो आप देखोगे तो पूरे पीरियड पे कोई भी साल पे अपने 4% से ऊपर रिस्क नहीं लिया। और अगर अपन एनुअल रिटर्न के टर्म से बात करें ना, तो अपन रिटर्न जो जनरेट हुआ है ना, दैट इज 18.9%। तो ऐसा पैसा, ऐसे इन्वेस्टर नहीं बोलूँगा, ऐसा पैसा बोलूँगा कि हर एक इन्वेस्टर के हाथ में ऐसा पैसा होता है जो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए बचा के रखा है, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए बचा के रखा है, जहाँ पे आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है, जहाँ पे आपको लगता है मेरे को 5-7% का रिस्क आएगा, आई एम फाइन, और मेरे को 15-18% का रिटर्न आएगा, आई एम हैप्पी, राइट। वो सारा पैसा आप इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हैं। आपको ट्रेडिंग में डालना है, आप समझो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, तो आप 10 लाख रुपए डाल दोगे ट्रेडिंग में, 15 लाख रुपए डाल दोगे ट्रेडिंग में, जिसमें आपको हाई रिटर्न जनरेट हो जाएगा, राइट। लेकिन आप 1 करोड़ रुपए पूरा डाल दोगे क्या? नहीं डालोगे, राइट। वो पैसा आप हर समय चाहोगे कि लिमिटेड रिस्क सेफ प्रोडक्ट में डालो। सो दिस कैन बी सूट टू दोज 85 लाख 90 लाख रुपीज जो कि आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स है। अब ये क्या होता है ना, जब प्रेजेंटेशन होते हैं ना, तो लोग जनरली पिछले 19-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ही दिखाते हैं, रीज़न बीइंग कि मार्केट बढ़ाई है तो रिटर्न्स दिख ही जाते हैं, पर ये हमारे क्लाइंट का रियल मार्केट परफॉर्मेंस है। एक बंदे ने जिसने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया इस प्रोडक्ट के साथ में, और अभी तक पिछले 2014 से आज तक खड़ा है, राइट, उसका जो एवरी डे का जो एनएलवी मूव किया ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मार्केट 100 था और उनका पैसा भी 100 कर दिया, ताकि अपन परसेंटेज चेंजेस में बात कर सकें। अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ा, उनका पैसा भी बढ़ता चला गया, राइट। फिर मार्केट टूटा तो उनका पैसा भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुआ क्योंकि प्रोटेक्टेड था, राइट। फिर मार्केट बढ़ना चालू हुआ, उनका पैसा बढ़ना चालू हो गया। मार्केट टूटा, उनका पैसा भी टूटा, पर कम टूटा। अगर अपन रिसेंट एग्जांपल में समझेंगे तो कोरोना का ही पीरियड था 2020 के अंदर, जैन 2020, मार्केट लगभग 12,500 चल रहा था, उनका वैल्यू भी ऊपर ही था। मार्केट ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होके मार्केट एक्चुअली रिमेंबर लगभग 8,000 को भी ब्रेक कर दिया था, 78-7700 के आसपास चला गया था। यहाँ पे इनका भी पैसा ड्रॉप हुआ, लेकिन उतना ड्रॉप नहीं हुआ, और फिर वापस से मार्केट बढ़ना चालू हुआ, उनका पैसा बढ़ना चालू हुआ। सो दिस इज हाउ योर होल परफॉर्मेंस लुक्स लाइक, कि मार्केट बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन जब टूटता है तो मेरी हार्ट बीट बहुत जोर से नहीं टूटती। सो दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट हैज बीन बिहेविंग सिंस लास्ट 2014। तो ये थे उदित तलेरा जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने इंडेक्स इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं ये देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले भी एपिसोड शुरू होने के वक्त बताई थी कि कॉन्ट्ररी टू द ओपिनियन, जो आपको हाई रिटर्न्स कमाने हो तो ज़रूरी नहीं है कि रिस्क भी हाई लेना पड़ता है। हमने देखा कि कैसे लो रिस्क लेकर भी आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे, और देखेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जैसे लोगों को ये समझ में आता है ना कि भाई मैं 9 लाख में कर सकता हूँ, तो मैं 90,000 में भी कर सकता हूँ, 90,000 ही कर लेता हूँ, 9 लाख का क्या फायदा है, राइट। तो इसको अपन समझते हैं प्रोडक्ट के टर्म्स से। अपन देखें तो भी मार्केट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, मार्केट टूट रहा है, आपका पैसा नहीं टूट रहा है, प्लस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पेमेंट में भी सिस्टम मिल गया कि मैं 90,000 प्लस धीरे धीरे दे सकता हूँ। तो चैलेंज क्या है?